दोस्तों, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हजारों लाखों लाइट के छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। अगर आप जानो तो आपको यह पता होगा कि ये छोटे छोटे बिंदु बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि ये विशाल स्टार्स किस मटेरियल से बना हुआ है तो आप क्या जवाब दोगे? नीचे हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन क्या आपको पता है हम धरती पर रहकर ही लाखों प्रकाश वर्ष दूर के स्टार्स किस मटेरियल से बना है? उस तारे का तापमान क्या होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा और उसका एज क्या होगा, ये हम साइंस का यूज करके आसानी से जान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के ज्यादातर स्टार्स हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ हैवी एटम्स के गैसेस से बना हुआ होता है। जुपिटर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर मीथेन, वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लूटो का एमोनिया से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम इतने दूर मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कॉम्पोजिशन के बारे में कैसे जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं साइंटिफिक लाइब्रेरी के और एक साइंस एपिसोड में। दूर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने का एकमात्र तरीका लाइट है। किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रहे लाइट को कलेक्ट करके हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। हमारे सौरमंडल में प्रकाश का एकमात्र साधन सूर्य है। सूर्य के लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करें तो सूरज का व्हाइट लाइट 7 रंग के लाइट में चेंज हो जाता है। इस तरह के लाइट के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस को किसी डिस्चार्ज चेंबर में लेकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हाइड्रोजन से लाइट निकलता है जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर इस लाइट को प्रिज्म से पास किया जाए तो हमें सूर्य के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से अलग इस तरह का स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में कुछ जगहों पर लाइन दिखाई देता है। ये लाइंस हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसी तरह अलग अलग गैसों के लाइट बल्ब से अलग अलग प्रकार का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। नाइट्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है, नियॉन का कुछ ऐसा और हीलियम का कुछ ऐसा होता है। यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और ये स्पेक्ट्रम से ही हम दूर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें एक एक एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेना चाहिए। इस बारे में जानने के लिए हम एटम के सिंपल मॉडल को लेते हैं। इस मॉडल में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हाइड्रोजन के एटम में किसी प्रकार एनर्जी पास करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके तीसरे एनर्जी लेवल में चला गया है, लेकिन हर वक्त तो ये इस लेवल में नहीं रहेगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लूज करके दूसरे एनर्जी लेवल में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे लेवल से दूसरे लेवल में आएगा तब इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतना ही रिलीज भी कर देगा। इस दौरान इलेक्ट्रॉन से 656 नैनोमीटर का लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा जो लाल कलर का होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल में चला गया हो तो उस लेवल से दूसरे लेवल तक आने के दौरान इलेक्ट्रॉन से 486 नैनोमीटर का लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा और ये लाइट हरा कलर का होता है। इसी प्रकार 5th लेवल से 2nd लेवल तक आने के दौरान 434 नैनोमीटर का लाइट रिलीज होगा जो कि पर्पल कलर का होता है और 6th लेवल से 2nd लेवल तक आने के दौरान 410 नैनोमीटर का लाइट रिलीज होगा। यानी कि ज्यादा एनर्जी लेवल से कम लेवल में आने पर इलेक्ट्रॉन कम नैनोमीटर के लाइट को रिलीज करता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हर टाइम इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में ही क्यों आ रहा है? यहाँ पर आपने सही सोचा है, इलेक्ट्रॉन्स बाकी के लेवल में भी आ सकता है पर उस दौरान जो लाइट रिलीज होगा हम वो नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब वो विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर का लाइट होगा, इसलिए हम जो लाइट देख पाएंगे हमने उसी के बारे में बात किया है। अब और एक सवाल आपके मन में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल से लोअर लेवल में आते वक्त एनर्जी रिलीज करता है तो हमें क्यों स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार के लाइट दिखाई देते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब होगा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जाता है और एनर्जी रिलीज करके लोअर लेवल में आता है। अब जब एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम तो नहीं होता है, हर एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम और ज्यादा होने से एनर्जी एक्सपेरिमेंट करने पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लो लेवल में आते वक्त अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट रेज रिलीज करता है जिसके कारण सभी एटम के लिए एक यूनिक स्पेक्ट्रम मिलता है। अब अगर सभी एटम्स के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स के लिए फिंगरप्रिंट के जैसा होता है। उम्मीद है कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में समझ आ गया होगा। बोर एटॉमिक मॉडल से हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रा को पहली बार समझा गया
था। अब हमें अलग अलग एटॉम्स के लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हम इस सेम चीज को एक अलग नजर से भी देख सकते हैं। मान लीजिए जब हम सनलाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन जब हम लाइट बल्ब के सामने हाइड्रोजन गैस को रखेंगे तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे प्रिज्म के आगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ मिसिंग लाइन हमें मिलेगा और जो लाइट मिसिंग रहेगा वो होगा 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर। हाइड्रोजन सिर्फ इन्हीं वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। अब अगर हम ये मिसिंग लाइन को मेजर कर पाते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि लाइट बल्ब के आगे हाइड्रोजन गैस है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही लाइन मिसिंग है जो एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। अब अगर आप सोचो तो हर एक एटम के लिए यूनिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इसका मतलब हम स्पेक्ट्रम में मिसिंग लाइन को देखकर ही ये बोल सकते हैं कि बल्ब के आगे हाइड्रोजन गैस मौजूद है। और जस्ट इसी प्रोसेस का यूज करके स्टार्स और उसके पास मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कॉम्पोजिशन के बारे में जाना जा सकता है। अब हमारे सौर मंडल के बीच में मौजूद स्टार किस मटेरियल से बना हुआ है, इसको समझकर हम बाकी तारों के बारे में भी समझ पाएंगे। सूरज के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन से हाई एनर्जी फोटोन यानी कि लाइट एमिट होता है। इस लाइट को सूरज के सेंटर से बाहर आने में कुछ 1,70,000 साल लगता है। सन के सेंटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन और बाकी एटम्स प्लाज्मा के स्टेट में होता है, पर सन के बाहर टेम्परेचर कम होने की वजह से एटम्स के इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता है। लेकिन जब सन का लाइट हम तक आता है तब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जब हम धरती में बैठे उस लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम में कुछ मिसिंग लाइन देखने को मिलेगा और ये मिसिंग लाइन को स्टडी करके हम ये बोल सकते हैं कि सूरज कौन से मटेरियल से बना है। भले ही पहले मैंने आपको बताया कि सूरज के लाइट से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, पर यह पूरा सच नहीं है। सूरज के लाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम आएगा वो खुले आंखों से भले ही कंटिन्यूअस हो, लेकिन इसे जूम करके देखने पर हमें मिसिंग लाइन देखने को मिलेगा। अब आप ये जानते हैं कि हमारा सूरज एक स्टार है और सूरज के जैसा ही दूर के स्टार्स के लाइट स्पेक्ट्रम के मिसिंग लाइन की पढ़ाई कर हम काफी आसानी से उस स्टार के सारे डिटेल्स के बारे में जान पाएंगे। अब तक हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना जो लाइट को एमिट करता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना लाइट नहीं होता है उनके डिटेल्स के बारे में हम कैसे जान पाएंगे। इस फील्ड में भी हम लाइट का यूज करके इसके बारे में भी जान सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टार से लाइट ट्रैवल करके धरती तक आ रहा है, लेकिन इस दौरान वो लाइट धरती पर आने से पहले उस स्टार के पास के प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पार हो रहा है। अब उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगे उसका लाइट स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन मिसिंग होगा। अब इस मिसिंग लाइन की पढ़ाई करके हम उस दूर के प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में आसानी से जान पाएंगे। इसके अलावा हम लाइट के स्पेक्ट्रम को देखकर हम ये भी जान सकते हैं कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है या फिर वो हमसे पास आ रहा है। मान लीजिए कोई एक तारा हमसे दूर जा रहा है तो उस तारे से आ रहा लाइट रेड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उस स्टार से आ रहा लाइट का लाइन स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लाइन स्पेक्ट्रम कितना शिफ्ट हुआ इसको कैलकुलेट करके हम ये जान पाएंगे कि वो तारा कितने वेलोसिटी से हमसे दूर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई तारा हमसे पास आ रहा है तो उस स्टार से आ रहा लाइट ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उस स्टार से आ रहा लाइट का लाइन स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ब्लू शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। और हम अब लाइन स्पेक्ट्रम कितना शिफ्ट हुआ ये कैलकुलेट करके हम ये भी जान पाएंगे कि वो स्टार किस स्पीड से पास आ रहा है। रेड शिफ्टिंग और ब्लू शिफ्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट से आया है। ये डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस में भी लागू होता है। अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कोई तारा या फिर गैलेक्सी कैसे घूम रहा है ये भी जान सकते हैं। इसके लिए एक गैलेक्सी की कल्पना कीजिए जो एक डायरेक्शन में घूम रहा हो, तो उस भाग का कोई एक तारा हमसे दूर जाएगा और इस भाग का कोई एक तारा हमसे पास आएगा। यहाँ पर जो तारा दूर जा रहा है उससे हमें रेड शिफ्टिंग देखने को मिलेगा और जो स्टार पास आ रहा है उससे ब्लू शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। अब ये दो एब्जॉर्प्शन लाइन को एक साथ रखा जाने पर एब्जॉर्प्शन लाइन मोटा हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन लाइन कितना मोटा हुआ ये कैलकुलेट करके हम ये आसानी से जान पाएंगे कि गैलेक्सी किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब तक हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया इससे आप ये समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड
आसमान के बारे में जानने के लिए लाइट कितना ज्यादा जरूरी है। दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट को कलेक्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो धरती से 520 किलोमीटर ऊपर रखा गया है। लेकिन अब नासा ने एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, जो दूर से आ रहे ऑब्जेक्ट्स के लाइन स्पेक्ट्रम को कलेक्ट करके काफी कुछ जानेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे।